1 2 3 4 5 रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं बंगला में बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गांवों, देश की गरीब जनता, बटाईदारों और कृषि मजदूरों और 70% लोगों की जो कृषि पर आश्रित हैं स्थितियों के बारे में बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल की स्थिति देश के अन्य भागों से पूर्णतः अलग है, क्योंकि उन्होंने इन गरीबों की आंतरिक भावनाओं को समझा है। केंद्र की आर्थिक और वित्तीय नीतियों तथा अत्यधिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हुए यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार से कोई आश्चर्य की आशा नहीं की जा सकती, परंतु उन्होंने जिस तरह से भूमि समस्या के हल करने में पहल की है तथा कृषि को अत्यधिक महत्व दिया है, वह लगभग क्रांतिकारी है। इसके फलस्वरूप आज पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक स्थिति दिखाई देती है। यहाँ किसानों को केवल सम्मान और सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं है, बल्कि वे जागरूक हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे सरकारें बनाते हैं, उन्हें चलाना उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। गरीब किसान यह भी अनुभव करते हैं कि सरकार जिसके लिए उन्होंने वोट दिया है द्वारा बनाई गई नीति को कार्यान्वित करना उनकी जिम्मेदारी है। किसानों में यह जागरूकता वामपंथी सरकार ने पैदा की है। इसका तात्पर्य उपलब्धि से नहीं है। किसान यह अनुभव करते हैं कि उनकी सरकार उनके आर्थिक उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यद्यपि उनके समक्ष बड़ी व्यवस्थाएं हैं, इन सब कारणों को से आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण गरीबों में उल्लेखनीय एकता है। इस वर्ग एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है। जब समूचे देश में सांप्रदायिकता फैली हुई है, परंतु पश्चिमी बंगाल की जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वहां हिंदू, मुसलमान, संथाल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में एकता है। वे एकजुट होकर कार्य करते हैं तथा वामपंथी सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करते हैं और उन्हें सफल बनाने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य भागों में यह अंतर है। अब मैं आपके समक्ष अपना लिखित भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं, अन्यथा मेरा निर्धारित समय समाप्त हो जाएगा और पीठासीन अधिकारी मुझे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहने लगेंगे। माननीय सभापति जी, महिला आयोग विधेयक जो नई सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। यद्यपि मैं यह बात यहाँ कह देना
चाहती हूं कि भारत इस प्रकार का एक रूप धारण करे जब ना तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत पड़े, ना ही किसी महिला आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, ना ही किसी पुरुष आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, ना किसी मंडल आयोग की जरूरत पड़े। जब इस प्रकार के आयोगों की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि समाज में कहीं ना कहीं भीषण रूप से असमानता है और उस समस्या को दूर करने के लिए ही वे ये अस्वाभाविक तरीके और पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। मैं इसका स्वागत करने के साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि महिला आयोग विधेयक को मैं यह नहीं मानती हूं कि यह महिलाओं के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार किया गया है, बल्कि मैं मानती हूं कि सदियों से हमारे देश में विकृत मान्यताओं के कारण महिलाओं की शक्ति को जिसे कम आंका गया है, उस अपराध का, उस मूल का इस विधेयक के द्वारा प्रायश्चित किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को नई शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न हुआ है। हाँ, कुछ सामाजिक परिवेशों के कारण महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति का अंदाज नहीं रहा और कुछ ऐसी मनः स्थिति लोगों की बनी जिसके कारण महिलाओं की शक्ति को जानबूझ करके कम आंका गया है। अन्यथा आज भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि महिलाएं, यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण को छोड़ दें तो मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे कोई मामला हो, अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, मनोविनोद कर सकते हैं। सदन की परिपाटी में मनोविनोद शामिल है और उसका सम्मान भी है, लेकिन मनोविनोद इस सीमा तक न ले जाएं जिससे किसी विषय की गंभीरता कम हो जाए। मैं कल से यह देख रही हूं कि जब से महिला आयोग विधेयक पर चर्चा हो रही है, इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने कल भी देखा कि मनोविनोद इस सीमा तक पहुंच गया कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ। स्टॉप।